वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम बिज़नेस लॉ के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज का मीन्स क्या है। देन हम समझेंगे रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने के बाद जो पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था, परफॉर्मेंस दी थी, तो उसको क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। फर्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। नेम से क्लियर हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मर होते हैं, एक तो प्रपोजल रखने वाला होता है और दूसरा एक्सेप्टर हो रहा है। जो आपका प्रपोजल रखने वाला है, सपोज़ मान लीजिए पीटर है, वो सेल कर रहे हैं अपनी साइकिल जॉन को कितने पर, 10,000 रुपये में। तो यहाँ पे जो पीटर जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, वो जॉन को साइकिल ट्रांसफ़र करेगा और जॉन क्या करेगा, 10,000 उनको कैश में देगा या बैंक जो भी देगा वो उनको पेमेंट करेगा। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर देती है, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है जब प्रपोजल रखने वाला और एक्सेप्टर बीच में कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा मानते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यहाँ पे हम एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जो पीटर थे उन्होंने 1,00,000 रुपये जॉन से लिए थे और ये कहा था कि 1 साल के अंदर हम उनको लौटा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो पीटर था, पीटर की जॉब चली गई और उसने फिर जॉब जाने के बाद जॉन से रिक्वेस्ट की कि अभी मैं आपको 1,00,000 रुपये नहीं पे कर सकता, मैं आपको 75,000 रुपये ही दे सकता हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं अभी। तो जॉन ने एग्री कर दिया, ठीक है आप हमें 75,000 रुपये दे दीजिए। तो यहाँ पे जो दोनों पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हुआ है वो क्या हुआ है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों पार्टी ने आपस में एग्रीमेंट करके इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया है। थर्ड आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे मान लीजिए पीटर जो हैं, पीटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया जॉन से कि वो उनकी सिस्टर से क्या करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद पीटर का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट के बाद पीटर की जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, ठीक है ना। उसके एक्सीडेंट की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी, अब वो शादी नहीं करना चाहता जो है। तो यहाँ पे जो जॉन है, जॉन ये समझ लेगा कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। हो सकता है एक्सीडेंट के बाद वो बच भी सकता है और मर भी सकता है। तो ये जो डिस्चार्ज है वो क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण हुआ। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई मान लीजिए कोई ऑथर है, उसने कोई बुक लिखनी है, ठीक है ना, लेकिन वो उस ऑथर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और वो बुक नहीं लिख पाता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे ऑथर का जो कॉन्ट्रैक्ट था बुक सेलर के साथ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब यदि हम यहाँ पे ऑथर का ही एग्जाम्पल लें और यहाँ पे हम देखें कि वो जो ऑथर था उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन जो उसको टाइम दिया गया था वो उसको 4 मंथ का टाइम दिया गया था बुक लिखने के लिए, लेकिन उस 4 मंथ की ड्यूरेशन में वो बुक को लिख के नहीं भिजवा पाया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुल मिला के ये बात कर रहे हैं कि किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरा मानते हैं। अब देखते हैं डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ कब होता है, डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशन लॉ तब होता है जब मान लीजिए कोई प्रोमिसर है, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी क्या करती है, उस पर केस करती है। तो वहाँ पे जो ऑपरेशन ऑफ लॉ की सहमति से ही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाता है, वो कहलाता है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कब, जब आपका प्रोमिसर की डेथ हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए। फिर क्या है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थी वो जो उसको परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस स्पेसिफिक टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड पर, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, डिस्चार्ज माना जाता है, ठीक है ना। पर जो आपको ध्यान रखना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोमिसर होता है वो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पाता ड्यू टू सम रीज़न, स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक प्लेस में पूरा नहीं कर पाता। फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय
रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है सहमति, ठीक है ना। होता क्या है कि परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है, वो आपस में सहमति करके भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये आपका उससे मिलता जुलता हुआ जो अपना एग्जाम्पल था ना, कौन सा, पीटर जो था 1 लाख रुपए उससे लेता है, म्यूचुअल वाला था। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एग्जाम्पल अब वो पीटर ओनली रिपे ए पार्ट ऑफ मनी ही ओव्स टू जॉन, हाउएवर जॉन एग्री टू एक्सेप्ट इट एज ए फाइनल सेटलमेंट ऑफ डेट्स, जॉन एक्ट इज ए रीमिशन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। तो जॉन ने उस पर अपनी सहमति दी और वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रीमिशन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज बाय नॉन प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटी। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें शुरू से ही कि ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी ज़रूरी हैं और वो फैसिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं दी जाती, तो नॉन प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटी, उन फैसिलिटी के अभाव के कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मर्जर ऑफ राइट। ड्यू टू मर्जर ऑफ राइट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मर्जर ऑफ राइट का मीन्स क्या हुआ, सपोज मैं एक मकान में किराए पर रहता हूँ और उस मकान पर मुझे किराए पर रहते हुए 1 साल हो गए और मैंने मकान मालिक से कहा कि अब ये मकान आप मुझे दे दीजिए, ठीक है ना। तो मकान मालिक ने मुझे वो मकान देने के लिए हाँ भर दी। अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या करूँ, उस मकान को किराए की तरह रहना चाहूँ या फिर मैं उसको ख़रीद के रहना चाहूँ। तो ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मर्जर ऑफ राइट्स होता है, जब एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन ओवरराइड कर देती है तो उसको मर्जर ऑफ राइट्स कहते हैं। अब ये जो हमने इतने डिस्चार्ज देखे, इस डिस्चार्ज में जो पार्टी है वो पार्टी जिसको अलाइन पार्टी हम बोलते हैं। जैसे कि आप ऊपर देखें तो ऊपर जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हमने कहा था कि पहले हम डिस्चार्ज को समझेंगे फिर हम रेमेडीज अवेलेबल को समझेंगे। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, तो हमने वो समझ लिया। डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू ए एग्रीड पार्टी। अब एग्रीड पार्टी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। एग्रीड पार्टी का मतलब ये हुआ वो व्यक्ति जिसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ परफॉर्म किया है और उसे कुछ मिलना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीड पार्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट आता है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि निरस्त करना या कैंसिल करना, एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं। When one of the party to a contract does not fulfill his obligation, then other party can rescind द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज़ द परफॉर्मेंस इज ओब्लिगेशन। यहाँ पे यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीज़ को हमने कैंसिल कर दिया है तो वो आपका क्या माना जाएगा, रेमेडीज़ माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमेडीज़ माना जाएगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 65 है जिसमें ये मेंशन है कि ड्यू टू रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम रेमेडीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेक्शन 65 के अलावा सेक्शन 75 है जो बताता है दैट पार्टी दैट resides the contract is entitled to receive damage and compensation for such recession। यदि किसी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से यदि किसी पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई वो किससे कर सकती है, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अमाउंट रहा हो जो उसको मिला हो, यदि वो अमाउंट कुछ स्पेसिफाई अमाउंट बनता भी है तो दूसरी पार्टी को जिसको लॉस हुआ है उसको पहले वाली पार्टी पे करेगी। दूसरा आता है स्यू फॉर डैमेज। स्यू फॉर डैमेज इससे मिलता जुलता है, बस इसमें अंतर ये है कि जो स्यू फॉर डैमेज होता है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल दो तरीके से हो सकता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, यदि पार्टी को लॉस हुआ फर्स्ट सिचुएशन में और उसको दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो ये कहलाएगा लिक्विडेट डैमेज। समटाइम द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट विल एग्री टू अमाउंट पेबल इन ए केस ऑफ ब्रीच। तो जब वो उसको पे कर देती है और पे करने के लिए तैयार हो जाती है उसको हम बोलते हैं लिक्विडेट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, जब पार्टी पे करने के लिए तैयार नहीं होती है वहाँ पे कोर्ट को या लॉ को आना पड़ता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आना पड़ता है, तो वो कहलाता है आपका अनलिक्विडेटेड डैमेज, है ना। हेयर अमाउंट पेबल ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज असेस्ड बाय द कोर्ट और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो स्यू फॉर डैमेज है वो लिक्विड डैमेज की सिचुएशन में तो मिल जाता है, लॉस का पैसा मिल जाता है, अनलिक्विड सिचुएशन में नहीं मिलता। अब आते हैं स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि यदि कोई एक ऐसा एक काम है जिसकी परफॉर्मेंस वही पर्सन दे सकता है तो वो उसके लिए उस परफॉर्मेंस के लिए उस पर स्यू मुकदमा कर सकता है। यहाँ पे हम देखें दिस मीन द पार्टी इन ए ब्रीच विल एक्चुअली हैव टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन सर्टेन केसेस कोर्ट में इंस्टेड द पार्टी कैरी ऑन द एग्रीमेंट।
इफ़ एनी ऑफ द पार्टी फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में ऑर्डर देम टू डू सो। तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकते हैं, जो परफॉर्मर है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने के लिए बोल सकता है। तो यदि किसी सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी को परफॉर्म करनी है और वो नहीं करता है, तो आप लोग की हेल्प से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा कर सकते हो, सीयू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कर सकते हो। फिर क्या है आपका इंजंक्शन। इंजंक्शन इज़ बेसिकली लाइक द डिग्री ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये होता क्या है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम मना ही करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम नहीं परफॉर्म करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए हम रोकना चाहते हैं, तो उसको इंजंक्शन बोलते हैं। एंड इंजंक्शन इज़ ए कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग ए पर्सन फ्रॉम डूइंग ए पर्टिकुलर एक्ट, कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने से यदि हम रोकना चाहते हैं तो वो कहलाता है, इंजंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। फिर आता है क्वांटम मैरिज। क्वांटम मैरिज का जो रेमेडीज है वही बताता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि परफॉर्मर की परफॉर्मेंस से कुछ अर्न हुआ है, एज मच अर्न हुआ है किसी दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी का ओब्लिगेशन है कि वो पहले वाली पार्टी को क्वांटम मेरिट के आधार पर एज मच इज अर्न के बेसिस पर वो उसको कुछ रेमुनरेशन या रीजनेबल अमाउंट पे करे, तो वो क्वांटम मेरिट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने रेमेडीज़ को पूरा किया है ना। तो यहाँ पे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज और रेमेडीज़ को हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। यहाँ पे अपना जो क्वेश्चंस था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स।